हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अरुणा सुपर 30 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग नए अध्याय को देखने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस अध्याय का हम लोग ऑलरेडी एक सेशन हम लोग ले चुके हैं। आज हम लोग पार्ट सेकेंड पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अभी तक देखिए हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, पुनः रिवीजन कर लेते हैं। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका जो सामान्यता लिखने का जो सूत्र होता है यही होता है समानता जनरल फॉर्मूला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जेड। बताए थे हम पिछले वीडियो में, आखिर इसको रैखिक समीकरण युग्म क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए x का जो घात है 1 है, y का घात कितना है 1 है, एक ही घात है अधिकांशतः, इसलिए क्या हो गया रैखिक समीकरण हो गया। अब चर की बात करें तो दो चर, यहाँ देखिए x और y दो चर हैं, इसलिए इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमने देखा पिछले अध्याय में कि इनका अलग अलग हल हो सकता है। कितना हल हो सकता है? हो सकता है कि दो रैखिक समीकरण हैं, उसका आप हल निकाले, हल निकले ही ना, हो सकता है। हो सकता है उसका एक हल निकले, हो सकता है उसके बहुतों हल हो जाए। तो इनको मैथ्स की भाषा में इनके लिए एक अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे अगर ऐसे रैखिक समीकरण जिसका एक ही हल हो, अद्वितीय जिसको भी कहते हैं, ठीक ना, उसको बोलते हैं युग्म संगत। मतलब ये युग्म संगत में क्या है? अद्वितीय है। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब कोई दूसरा नहीं, मतलब एक ही हल। इसके लिए जनरल फॉर्मूला जो होता है a1 a2 का मान निकालेंगे, b1 b2 का मान निकालेंगे, देखेंगे दोनों का अनुपात आपस में अगर बराबर ना हो तो हम बोल देंगे अद्वितीय हल है। कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत। अच्छा, संगत देखिए, जिस भी समीकरण का अगर हल निकलता हो तो वह संगत है, अगर हल ना निकले तो वो क्या हो जाएगा? असंगत होगा। अब देखिए, अगर आप निकाले a1 a2 b1 b2 c1 c2, अब देखिए a1 a2 b1 b2 तो बराबर हो जाए, लेकिन c1 c2 बराबर ना हो जाए, इसको बोलते हैं असंगत युग्म। कैसा युग्म? असंगत युग्म। असंगत युग्म का मतलब हो गया ऐसा युग्म जिसका कोई भी हल ना हो, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असंगत होगा। लेकिन अगर तीनों का मान a1 a2 का मान, b1 b2 का मान और c1 c2 का मान, तीनों के मानों का अनुपात अगर बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे संगत युग्म। कौन सा युग्म? संगत युग्म। इसमें अनेक हल होंगे। इसमें क्या होगा? अनेक हल। याद रखिए, कितना हल होगा? अनेक हल होगा। अभी तक हम लोग देखे तीन प्रकार के हल हो सकते हैं। एक हल, ये एक हल के लिए, ये कोई हल नहीं, इसमें क्या होगा? अनेक हल। आगे क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, संगत असंगत, तो हम लोग ऐसे ही टर्म्स निकालेंगे और इन टर्म्स के माध्यम से हम चेक कर पाएंगे कि कौन संगत है कौन असंगत है, किसके हल होंगे किसके हल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां आप देखते हैं, देखिए जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसको हल करने का दो विधि मुख्य तौर पर हम लोग पढ़ते हैं। एक तो ग्राफीय विधि है। कौन सा विधि? ग्राफीय विधि। और दूसरा है, यहाँ देखिए यहीं पे है ग्राफीय विधि, एक विधि है, ठीक ना। और दूसरा जहाँ विधि है वो है बीज गणितीय विधि। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, कैसा है? बीज गणितीय विधि। कैसा विधि है? यहाँ पे बीज गणितीय विधि। दो विधि है। अच्छा, दोनों विधि में अंतर है। ग्राफीय विधि में जो भी हम समीकरण जो है, यहाँ देखिए जो समीकरण होगा उसका हम मान निकाल के उसको हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। किसमें? ग्राफ में निरूपित करेंगे। ग्राफ में देखेंगे अगर दो रेखाएं जो हैं वो आपस में किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पे, तो उसका हल क्या होगा? एक हल होगा। और समीकरण का जो युग्म होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। अगर सोचिए एक ऐसे काटा है, एक ही बिंदु पे एक हल हो गया, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है दोनों समांतर हो जाए, दोनों समांतर हो जाए, इसका मतलब ये कभी कटेगा नहीं, कटेगा, इसका कोई हल नहीं होगा, तब बोलेंगे असंगत युग्म। क्या बोलेंगे? असंगत युग्म। अगर वो कैसा हो जाए? समांतर हो जाए। लेकिन अगर रेखा संपाती हो जाए, संपाती का मतलब है जैसे एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी आ जाए, सेम इसी के ऊपर आ जाए, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। अगर ऐसा होगा हर एक
बिंदु पे इसका हल निकलेगा। इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत, आश्रित संगत। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब ग्राफ में हम लोग 3 प्रकार का देखते हैं। कैसा कैसा? तो अगर 2 रेखाएं एक जगह पे कटे, ठीक ना, तो एक हल, एक के ऊपर एक आ जाए, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक आ जाए तो बोलेंगे अनेक हल। अगर समांतर हो जाए तो कोई हल नहीं। जैसे ग्राफ के माध्यम से आप चेक कीजिए। देखिए ऐसे मान लीजिए 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये, एक है ये, 2 रेखा। देखिए एक जगह पे काटा, एक हल। अगर दोनों ऐसा हो जाता, समांतर है, कहीं कटा, नहीं कटा, तो कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं। लेकिन ऐसा होता, एक रेखा ये और दूसरा रेखा भी इसी पे आ जाता, उसी पे दूसरा रेखा भी आ जाता। इसका मतलब देखिए हर एक बिंदु पे कटता, इसका क्या होता? अनेक हल। क्या हो जाता? अनेक हल। इस तरह से हम लोग देखेंगे ग्राफ में। ये सारे चीज ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाया गया है। अगर आप ये वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले लेक्चर्स को देखें। आपको पिछले लेक्चर्स में ये सारे चीज पढ़ाए गए हैं, वहां आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बीजीय गणितीय विधि, मतलब बीज गणित विधि की बात करते हैं। बीज गणित विधि में हम लोग 3 इसमें पढ़ते हैं। एक तो क्या, प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। अच्छा, प्रतिस्थापन जो है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, विलोपन को बोलते हैं एलिमिनेशन, वज्र गुणनखंड को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमको पढ़ना है। प्रतिस्थापन में क्या करेंगे? प्रतिस्थान में x या y, मानिए x का मान निकाल के या तो आप y में रख लीजिए, या y का मान निकाल के अगर आप x में रखते हैं, मतलब एक का मान निकाल के दूसरे में रखना है, तो इसका मतलब है इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन। मतलब स्थान पे, मतलब एक के स्थान पे दूसरे का मान रखना है। ठीक। विलोपन, विलोपन मतलब होता है हटाना, मतलब या तो x को बराबर कर लीजिए या तो y को बराबर कर लीजिए, किसी एक के मान को बराबर करके उसको हटा लेना, इसको बोलते हैं विलोप करना। विलोप मतलब हटा लेना। तीसरा है वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड का मतलब होता है इसमें कोना कोनी गुना करेंगे, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। जब तक आप वज्र गुणनखंड विधि में उदाहरण ना देखेंगे तब तक ये आपको समझ में आएगा नहीं। उदाहरण में सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो हम लोग का जो पहला जो चैप्टर है 3.1, ठीक ना, उसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ऑलरेडी 3.1 के जो एग्जाम्पल है वो पिछले वीडियो में किया जा चुका है। अगर आप अभी तक वो वीडियो ना देखे हैं तो आप प्लीज जाके देखिए वह वीडियो। अन्यथा अगर आपको वो वीडियो खोजने में दिक्कत हो तो हम कमेंट्स में पिन करेंगे लिंक, आप अवश्य उस लिंक को देख लीजिए ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ आप देखिए इसमें भी लिखा गया है ग्राफीय विधि, जो ग्राफीय विधि हम ऑलरेडी वहां पे हल करा चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो ये जो समस्या जो दिया गया है, 2 समस्या दिया गया, इनमें बोलता है रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए, सिर्फ युग्म बनाना है। उसके बाद ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका हल करना है ग्राफीय विधि से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। बोलता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा, हमें लेना है 2 चर, इसलिए हमें x y दोनों लेकर बनाना होगा। तो मान लेंगे लड़कों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं x, माना कि लिखेंगे, माना कि लड़कों की संख्या क्या है? x है, और लड़कियों की संख्या को मान लेंगे हम लोग y। ठीक। अब देखो 10 विद्यार्थी है, इसका मतलब x प्लस y, लड़का और लड़की दोनों मिला के कितना विद्यार्थी है? क्वेश्चन में देखिए 10, वही ना, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों मिला के, देखिए लड़का लड़की दोनों मिला के कितना हो गया? 10।
ये समीकरण नंबर हमारा 1 हुआ। ठीक, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखें, लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितना है? y। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से, किसकी संख्या से? तो लड़कों की संख्या x, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कों से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ये हो गया। तो देखिए समीकरण बनाना था, तो एक समीकरण तो हमें यह मिल गया था। यहाँ पे देखिए एक समीकरण ये हमारा है। दूसरा समीकरण आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y, देखिए प्लस है सटा के माइनस एक्स, प्लस है, अच्छा इसको रहने दीजिए उधर भी, ये तो 2 समीकरण ऐसा हो गया। पहले तो यही बोला था बनाने के लिए समीकरण, समीकरण हो गया। अब बोलता है अगर आप ये समीकरण बनाए तो आप इसको हल भी करके दिखाइए ग्राफिक विधि से। तो चलिए हम एक क्वेश्चन आपको आज भी हल करके दिखाते हैं ग्राफिक विधि से, आप फिर दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक, हम आपका सिर्फ समीकरण निकाल के रख देंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो पहला जो समीकरण में था उसमें आपका मान देखेंगे था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 था। x प्लस वाई का मान है 10। दूसरा जो है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, दूसरा जो है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ये 2 समीकरण है। चलिए दोनों समीकरण को हम हल कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए, अब यहां देखिए x का मान कितना हो जाएगा? तो 10, अब y को उस साइड भेज दिए, y को इधर भेज दीजिए, ये प्लस में उधर क्या होगा? माइनस में, ठीक ना। अब सोचिए अगर 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 हम y इक्वल्स टू 2 रख लें, x का मान कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8। अपने मन से रखना है मान। जैसे यहाँ y था तो y की जगह कितना रख लिए? देखो तो 2 रख लिए, तो x का मान कितना होगा? 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको आया, एक तो x का मान आया 8 और y का मान कितना आया? 2। ये आया। अगर सोचिए इस बिंदु को मान लीजिए a, अगर फिर से कम 2 बिंदु होना चाहिए, 2 बिंदु आपको लेना है। अगर y का मान सोचिए हम 3 रख लें तो क्या होगा? x का मान कितना हो जाएगा? 10 माइनस y के जहाँ 3, तो 10 में से 3 गया तो 7। याद कीजिए जब भी हम समीकरण लिखते हैं तो पहले हम x वाले को लिखेंगे, ठीक ना। जब हम निर्देशांक ज्यामिति में बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो सबसे पहले जो हम दर्शाएंगे बिंदु को x को, फिर y को, फिर आप हायर क्लास में जाएगा तो z भी सीखेंगे। x का मान है 7, y का मान इसमें समीकरण में x का मान 7, y का मान 3। इस बिंदु को आप मान लीजिए बिंदु B। ठीक, चलिए अब इसको भी हल कर लें इधर। तो देखिए हमें 2 बिंदु मिला है, एक A का मान आया है 8,2, दूसरा है B का मान 7,3। तो हम पहले क्या करेंगे, इस जो समीकरण है ना, ये समीकरण, इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं पहले। ठीक, तो 8,2 पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब देखिए 8,2 कहाँ? यहाँ पे 8 और यहाँ पे ये वाला हो गया 2, ये यहाँ से 2 चलेगा यहाँ पे, तो ये हो गया, ये हो गया 8,2, यहाँ पे हो गया 8,2, ये हो गया, यहाँ पे हो गया 8,2, ए बिंदु हो गया। बी बिंदु है 7,3, चलिए 7,3 पे चलते, ये 7 और 1 2 3, यहाँ पे है 7,3, उसको प्लॉट कर लेते हम लोग। 7,3, यहाँ पे बी हो गया, इसका मान हो गया 7,3, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक सीधी रेखा दोनों को मिलाते हुए खींच लेना है। तो चलिए हम लोग एक सीधी रेखा खींच लेते हैं दोनों को मिलाते हुए। एक सीधी रेखा हो गया।
अब हमें दूसरा समीकरण हल करना है। चलिए हम दूसरा समीकरण हल करते हैं हम लोग। चलिए इस समीकरण पे आते हैं। इस समीकरण में ध्यान से देखिए तो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर। ठीक, अगर सोचिए अपने मन से, अगर x इक्वल्स टू एक रख दिया जाए तो क्या होगा, y का मान कितना हो गया, एक प्लस चार इक्वल्स टू पांच हो गया ना। अगर सोचिए तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ देखिए पहले हम x लिखेंगे, x का मान एक, y का मान पांच। आप इसको ब्लॉक भी बना सकते हैं, ब्लॉक ऐसे डब्बा करके भी बना सकते हैं। आप पिछला वीडियो में देखिएगा, हम डब्बा करके भी सिखाए हैं, ऐसे करके डब्बा बना सकते हैं। हम तत्काल के लिए ऑलरेडी किए हुए हैं पिछले वीडियो में, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट चल रहे हैं। यहाँ पे c, इस बिंदु को मान लेंगे c। फिर रख लेते हैं, अगर x का मान हम रख लेते हैं दो, तो y कितना हो जाएगा, x के जगह दो प्लस चार हो जाएगा। तो दो प्लस, यहाँ देखिए x के जगह रख लिए दो प्लस चार, तो कितना हो गया, अच्छा। अब ये बिंदु कौन सा है, x का मान आया दो, तो y का मान कितना है, अच्छा। आप किसी भी मान रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा x का मान रखना, ऐसा नहीं। आपकी इच्छा, आप x का भी मान रख सकते हैं, y का भी मान आप रख सकते हैं। इस बिंदु को हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए d। तो यहाँ पे हमको दो बिंदु मिला, एक c, एक क्या हो गया, d। हम इसे भी ग्राफ पे रखते हैं, एक पांच और दो छह, छह को। चलिए एक पांच, एक पांच एक और पांच यहाँ पे, ठीक, ये हो गया एक पांच, ये बिंदु इसको मान लीजिए सी, ये हो गया एक पांच। फिर दो और छह, दो और छह यहाँ पे है, ये हो गया यहाँ पे दो छह, ये हो गया डी का मान हो गया दो छह। अब इससे होते हुए भी आपको एक रेखा खींचना है। चलिए हम रेखा खींचते हैं इससे होते हुए भी। एक मिनट, ये हो गया। अब देखिए जिस बिंदु पे कटा वो उस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। अब ध्यान से यहाँ देखिए तो ये जो बिंदु है दोनों इस जगह पे कटा है, ये दोनों रेखा इस जगह पे कटा है ना। जहां पे ये दोनों रेखा कटा है, अब ध्यान देखिए रेखा कितनी जगह पे कटा, एक ही जगह पे कटा। देखिए एक ही जगह पे कटा है, तो कितना हल होगा, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा, क्योंकि एक ही जगह पे कटा है। अब देखिए इसमें, देखिए इस बिंदु का x का मान कितना है, यहाँ देखिए x का मान तीन, x का मान कितना हो जाएगा तीन। इस बिंदु पे देखिए y का मान कितना है सात, तो y का मान कितना हो जाएगा सात। हम चेक करना चाहते हैं क्या हमारे द्वारा बनाया गया उत्तर सही है कि नहीं। देखिए आप x किसको माने थे, और यहाँ पे चलिए आपके द्वारा जो x माना गया था, x माना गया था लड़कों की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, लड़कों की संख्या मतलब y का संख्या हो गया वो x था, x का मान हो गया है तीन। और लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल की बात कर रहे हैं, गर्ल का कितना था y, इसका मान आया क्या सात। याद कीजिए कितने स्टूडेंट ने भाग लिया था 10, तो देखिए 3 और 7 दोनों को जोड़ने पे क्या हो गया 10 हो गया ना। देखिए तो हो गया। चेक कर रहे हैं हम, एक्चुअली एग्जाम में यहीं तक आपको बना के छोड़ देना है, यहाँ तक एक हल लिख देना है। लेकिन चेक करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं ये कि देखिए x का मान तीन, x किसको रखे थे बॉय को, तो बॉय का मान कितना हो गया तीन। y का मान कितना है सात, y किसको रखे थे गर्ल्स, गर्ल्स को रखे थे सात। अब एक और था दूसरा समीकरण में कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से चार अधिक है। देखिए लड़कों का संख्या तीन, लड़की का संख्या सात, तो चार अधिक है। इसका मतलब हमारे द्वारा बनाया गया जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर हम लोग देख ले क्या है, पांच पेंसिल तथा सात कलमों का मूल्य 50 है। अब दूसरा में है पेंसिल और कलम। तो मान लेंगे पहले
पेंसिल का मूल्य मान लेंगे, माना कि पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x है, ठीक ना, x मान लेंगे, और एक कलम का मूल्य कितना है, y है, सब मान लेंगे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है एवं एक कलम का मूल्य y है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है। तो पेंसिल है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50। अच्छा यहां ध्यान दीजिएगा, एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का कितना हो गया, 5x, एक कलम का y तो 7 कलम का 7y, दोनों का मूल्य मिला दिए तो कितना है, ये 50 है। तो ये हमारा क्या होगा, एक समीकरण आ गया, एक समीकरण आ गया। चलिए दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा में है 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 है। 7 पेंसिल और 5 कलम है इस बार। अब क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम दोनों का मूल्य कितना है, 46 है, यही है। अब देखिए 7 पेंसिल, एक पेंसिल का x तो 7 पेंसिल का 7x। अब देखिए एक कलम का y तो 5 कलम का 5y, दोनों का मूल्य कितना है, 40 है। इस तरह से क्या हो गया, दो समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण को आप हल कर सकते हैं, ग्राफ विधि से आप हल करके इसको प्लॉट पे दर्शा लेंगे। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे ना हो तो फिर आप हमें कमेंट में कीजिएगा, आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन अवश्य ही बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। आपको क्या करना है, बताना है कि जो भी समीकरण दिया गया है इसकी जो रेखाएं हैं वो कैसी होगी, प्रतिच्छेद करेगी या समांतर है या समपाती। इसके लिए आपको ये याद रखना होगा हमेशा। यहां देखिए हम आपको बताए थे, देखिए प्रतिच्छेद करेगी ये होना चाहिए, समांतर है तो ये होना चाहिए, समपाती है तो ये होना चाहिए। ये आपको बस इसी का इस्तेमाल तो करना है। चलिए पहला हम क्या करेंगे, सभी का A1 A2 का मान निकालेंगे। चलिए समीकरण पहला में देखिए, इस पहला में याद कीजिए जो जनरल समीकरण क्या होता है, जनरल समीकरण हम पहले लिख लेते हैं। जनरल समीकरण होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू Z। दूसरा क्या होता है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर Z, यही होता है। अब यहां देखिए इस पहला समीकरण में देखिए मिलाइए इस दोनों को, ठीक ना। A का मान x के मान के साथ क्या हो गया 5, A1 का मान कितना हो गया 5, B1 मिलाइए, B1 का मान कितना हो गया माइनस के साथ 4, तो B1 का मान कितना हो गया माइनस का 4। अब देखिए C1 मिलाइए, अब C1 यहाँ पे C1 कितना है 8, तो C1 का मान कितना हो गया 8, ठीक ना। हम लोग पहला हल कर रहे हैं। अब देखिए A2 का मान कितना है 7, A2 का मान कितना है 7, B2 का मान कितना है, यहां देखे तो B2 का मान कितना है 6। अब देखिए यहां C2 का मान कितना है, C2 का मान है 9। अब क्या कीजिए आप अनुपात निकालिए, तो अनुपात क्या हो गया A1 बटे A2, A1 बटे A2, इसका अनुपात कितना हो गया 5 बटे 7, तो कितना हो गया 5 बटे 7। अब निकालिए B1 B2, यहां देखिए B1 B2 का कितना है माइनस 4 बटे 6, B1 B2 माइनस 4 बटे 6। अब C1 C2 देखिए, C1 C2 देखिए तो 8 बटे 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C1 C2 कितना हो गया 8 बटे 9। अगर कटे तो आप कटा लीजिए, देखिए यहाँ कट रहा है 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और कहीं नहीं कट रहा है। यहाँ पहले चेक करना है क्या A1 A2 B1 B2 में देखिए
क्या आपस में बराबर है? 5/7 और -2/3 आपस में बराबर होता है? नहीं होता बराबर। 5/7 और 2/3 -2/3 आपस में बराबर है? नहीं है तो कैसा हल होगा? एक हल होगा। कैसा हल होगा? एक हल। एक हल में क्या हो गया? समपाती। क्या हो गया? समपाती। वही क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, बताइए क्या है? प्रतिच्छेद है अच्छा सॉरी, एक हल है या मिस्टेक हो गया, एक हल है तो ये क्या हो गया आपका? प्रतिच्छेदी। क्या हो गया? प्रतिच्छेदी। एक हल में क्या होता है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। याद देखिए, एक हल में क्या होगा? प्रतिच्छेदी। तो ये आपको याद रखना, एक हल में क्या होगा? प्रतिच्छेदी। अब आगे देखते हैं, B1 B2 की बात कर लें। सॉरी, अब यहाँ पे हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में अब इसको मिटा लेते हैं तब तक। देखिए, पहला A1 का मान कितना है? 9। A1 का मान हो गया है 9। ठीक। A2 का मान कितना है यहाँ पे? 18। मतलब A1/A2 निकालो भाई, कितना हो गया? 9/18। कटाइए, कितना हो गया? 1/2। कितना हो गया? 1/2। अब B1 B2 निकालिए। B1 B2, B1 कितना है? 3, B2 कितना है? 6। निकालिए, कितना हो गया? 1/2। अब फिर निकालिए C1 C2, C1 C2 निकालिए। C1 कितना है? 12, C2 कितना है? 24। कटाइए, 1/2। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो चाहे A1 A2 का मान कितना है? 1/2। B1 B2 1/2। C1 C2 1/2। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में जो A1 A2 बराबर है B1 B2 के, बराबर है C1 C2 के, बराबर है ना? कितना? 1/2। सब आपस में बराबर है। सब आपस में बराबर है तो एक के ऊपर एक आ जाएंगे। एक के ऊपर एक आ जाएगा तो क्या होगा? अनेक हल होगा। क्या हल होगा? अनेक हल। और अनेक हल को क्या बोलते हैं हम लोग? समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? समपाती। अनेक हल को हम लोग क्या बोलते हैं? समपाती कहते हैं। ठीक ना? ठीक, समपाती। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, A1 A2 की बात कीजिए। A1 A2 कितना है? 6/2। कटाइए तो क्या हो गया? 3/1। अब फिर यहाँ देखिए -3, यहाँ कुछ नहीं तो -1। मतलब B1 B2 जो हो गया -3 -1, ये माइनस माइनस कट गया, ये क्या हो गया? 3/1। अब C1 C2 निकालिए। अच्छा, यहाँ C1 C2 देखिए, C1 तो 10, C2 कितना है? 9। 10/9। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तीनों समीकरण में A1 A2 का मान है 3, B1 B2 का भी मान है 3, लेकिन C1 C2 का मान है 10/9। ये दोनों तो आपस में बराबर है। क्या ये आपस में बराबर है? ये आपस में बराबर नहीं है। तो हमको क्या मिल गया? A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? C1 C2 के। तो कैसा होगा? समांतर। क्या होगा? समांतर होगा। और जानते हैं समांतर में कोई हल नहीं होता है। ये क्या हो गया? समांतर हो गया। मतलब पहला जो क्वेश्चन था वो प्रतिच्छेद था, दूसरा जो क्वेश्चन था वो संपाती था, और तीसरा जो क्वेश्चन हो गया वो क्या है? समांतर। ये कितना आसान है ना क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेम वही बात, क्या है आपको क्या करना है? बताना है तुलना करके कि ये संगत है या असंगत है। संगत मतलब जिसका हल हो जाए वो संगत है, चाहे एक हल हो चाहे कई हल हो, से मतलब नहीं है, बस हल होना चाहिए। असंगत जिसका हल ना हो, मतलब एक हल वाले संगत को मान लेंगे
मतलब एक तरह के हल वाले, चाहे हल एक हो चाहे अनेक हल हो, उसे मतलब नहीं है, मतलब एक संगत जैसा एक मतलब हल होना चाहिए बस। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन का। अब ये पहला समीकरण यहाँ दिया हुआ है, एक एक करके चेक लेते हैं। पहला समीकरण ये है, इसको उठा लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिए A1 3 और A2 कितना है 2, तो मतलब A1 बटे A2 का जो मान आया है वो कितना है 3 बटे 2। अब B1 का मान है 2, B2 का मान कितना है 3। अच्छा, B1 और B2 का जो मान आया है कितना है 2 बटे माइनस का 3। अब C1 C2 की मान करें, C2 का, C1 का मान है 5 और C2 का मान कितना है 7, तो 5 बटे 7, दोनों एक ही तरफ है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 बटे 2 है, यहाँ पे है क्या है 2 बटे माइनस 3 है, यहाँ 5 बटे 7। पहला इसको दोनों को चेक करना, ये दोनों आपस में बराबर है नहीं, मतलब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। हम क्या बोले थे, जब बराबर नहीं होगा दोनों तो एक हल, एक हल मतलब ये कैसा हो गया संगत है। समझ में आया, क्या होगा एक हल, एक हल में क्या होगा संगत, इसका ये समीकरण क्या है संगत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है 2x माइनस 3y बराबर 8। दूसरा जो है 4x माइनस 6y को 9, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। चलिए A1 का 2, B1 का -3, C1 का 8। इसमें देखिए A2 का मान 4, B2 का मान माइनस का 6, C2 का मान 9 है। A1 A2 देखो, इसका मतलब क्या होगा A1 A2 कितना हो गया देखो तो 2 बटे 4, कटेगा बिल्कुल 1 बटे 2 दफा में। अब B1 B2 निकालते हैं, B1 B2 क्या है -3 बटे -6, कट गया कितना हो गया 1 बटे 2। अब C1 C2 निकाले, C1 C2 कितना हो गया 8 बटे 9, कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हो गया देखो तो A1 A2 बराबर तो है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है। देखिए A1 A2 B1 B2, लेकिन C1 C2 क्या है उतना नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, देखिए अगर ऐसा होता ये क्या होता है समांतर, क्या हो गया समांतर, ठीक ना, समांतर में हल होगा नहीं होगा, तो कैसा है वो असंगत है, कैसा हो गया वो असंगत है। तो दूसरा जो समीकरण था ये वाला समीकरण ये क्या हो गया असंगत है, ये क्या है असंगत है, ये वाला जो समीकरण है ये क्या असंगत है, क्या असंगत है। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा है 3 बटे 2x क्या है 3 बटे 2x 5 बटे 3y 5 बटे 3y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14, ये है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। अब पहला हम देखिए, यहाँ पे A1 का जो मान है वो हो गया है 3 बटे 2, B1 का जो मान है वो हो गया है 5 बटे 3, और C1 का मान जो है वो है 7, क्योंकि दाहिने तरफ है, इसमें देखिए C1 दाहिने तरफ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें A2 का मान कितना है 9, B2 का मान कितना है माइनस का 10, और C2 का मान कितना है 14। अब निकालिए A1 A2, A1 A2 का अनुपात निकालिए, A1 बटे A2 निकालिए। A1 का मान कितना है 3 बटे 2, A2 नीचे में है तो नीचे में कितना हो गया 9, तो 3 से काट लीजिए, 3 तिया 9, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, तो कितना होगा 1 बटे 6 हो गया।
अब चलिए B1 B2 निकालते हैं। तो हम लोग यही निकाल लेते हैं, बगल में ही साइड करके यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग B1 और B2। B1 का मान है 5/3 गुना B2 का मान देखिए क्या है -10, काटिए 2 दफा में कट गया तो कितना हो गया 1/3 दूना 6, किसका माइनस का। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 ये देखिए आपस में बराबर है क्या, यहाँ देखिए 1/6 और -1/6 आपस में बराबर होता है, नहीं हो गया तो मतलब एक हल हो गया। मतलब हम लोग पढ़े हैं ना A1 अगर A2 बराबर ना हो B1 और B2 के तो क्या वो हल होगा, एक हल हो गया तो कैसा होगा, संगत। कैसा हो गया, संगत। कितना आसान है। क्वेश्चन को देख के भागा मत कीजिए, क्वेश्चन आसान ही है सब, सिर्फ समझने का अंतर है। चलिए हम मिटाते हैं इसको। चलिए अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए तो A1 का मान कितना है 5, यहाँ देखिए B1 का मान कितना है -3 और C1 का मान देखिए कितना है 11, दाहिने तरफ है, इसमें दाहिने तरफ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। A2 का मान कितना है -10, B2 का मान कितना है 6 और C2 का मान कितना है -22। अब क्या कीजिए, आप सबका अनुपात निकाल लीजिए, A1/A2 निकाल लीजिए, 5/-10 मतलब हो गया, काट लीजिए 1/-2। फिर आप B1 B2 निकाल लीजिए। चलिए B1 B2 निकाल लेते हैं, कितना हो गया -3/6 कट गया -1/2। अच्छा ये दोनों देखिए तो बराबर है। अब C1/C2 निकाल लेते हैं। C1/C2 कितना 11/22, यहाँ निकाल लेते हैं C1/C2 11 माइनस का 22 है ये तो -22 मतलब हो गया ये भी 1/-2। इसका मतलब देखिए चाहे A1 A2 हो उसका मान इतना आया है, B1 B2 भी देखिए उसका मान इतना आया है और C1 C2 का मान देखिए इतना ही आया है। मतलब तीनों का मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तीनों का मान याद कीजिए, जब तीनों का मान बराबर हो जाएगा तो एक के ऊपर एक आ जाएगा। जब एक के ऊपर एक आ जाएगा तो कैसा होगा, समपाती होगा। कैसा होगा, समपाती। समपाती मतलब अनेक हल है, अनेक हल है मतलब संगत है। क्या है, संगत है। हल हो गया इसलिए क्या है, संगत है। तो ये भी क्या हो गया, ये संगत होगा। ठीक ना। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर हम लोग मिला लेते हैं यहाँ पे 4/3 x 2y 8, 4/3 x 2y = 8। दूसरा 2x 3y 12, 2x 3y = 12। A1 का मान 4/3, B1 का मान 2, C1 देखिए इधर भी दाहिने तरफ है, इधर भी क्या है दाहिने तरफ, इसलिए मतलब नहीं है हमें, ठीक ना, एक ही तरफ है दोनों इसलिए 8। यहाँ देखिए A2 का मतलब 2, B2 का मान 3, C2 का मान 12। अब आप अनुपात निकालिए, A1/A2 निकालिए, कितना हो गया 4/3 गुना A2 का मान कितना है 2, 2 से घटाओ 2 दफा में, ठीक ना। तो क्या हो गया A1/A2 का मान कितना हो गया 2/3। अब फिर निकालिए B1/B2, B1 निकालिए, B1 का मान 2, B2 का मान 3। देखिए A1/A2 जो आया था B1/B2 ये आपस में बराबर है। अब हम निकालते हैं C1/C2, C1/C2 यहाँ कितना हो गया 8/12, 8/12, 8 एक 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो C1/C2 जो आया है ये भी आया है 2/3। इसका मतलब तीनों आपस में बराबर हो गया, चाहे A1 हो गया A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो कैसा होगा, अनेक हल। कैसा होगा, अनेक हल, संपाती, ठीक ना, अनेक हल हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था, कैसा हो गया, अनेक हल है, अनेक हल होगा, इसलिए इसका मतलब क्या है, संगत है। कैसा, संगत है। देखिए हम हर एक क्वेश्चन को आपको बताए कौन संगत है
कौन असंगत है। आप भी ऐसे ही कोशिश कीजिएगा जब भी एग्जाम में आए तो। आगे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है क्वेश्चन में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है असंगत है। यदि संगत है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत है तो अभी आपको पिछले तीसरा नंबर क्वेश्चन बताया कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। आप बनाएंगे इसे संगत असंगत को। अगर संगत होगा, ठीक ना, अगर हल निकलेगा, संगत मतलब हल निकलेगा, तो आप इसको ग्राफीय विधि से करेंगे। ये हम आपको HW देते हैं, ये आप अपने घर में ही करेंगे। ठीक, नहीं बने तो फिर हम आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बताते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार पहले बाग बना लेते हैं। ठीक है, ये आयताकार बाग है, ठीक ना। बोलता है इस जिसकी लंबाई और चौड़ाई, मान लीजिए लंबाई को मान लेंगे हम x, चौड़ाई को मान लेंगे हम y। बोलता है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई को क्या मान लिए थे, देखो तो चौड़ाई, लंबाई ये है, लंबाई हमारा, तो लंबाई को हम x मान लीजिए, चौड़ाई को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोला है, मान लेंगे, माना कि कैसे लिखेंगे, माना कि एक आयताकार बाग की लंबाई x एवं चौड़ाई y मीटर है। ठीक, मान लेंगे क्योंकि मीटर में है। चलिए अब आगे हल करते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब देखते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न के हिसाब से क्या हो गया, क्वेश्चन में क्या बोलता है, लंबाई जो है, लंबाई कितना x, लंबाई जो है चौड़ाई से, चौड़ाई कितना हो गया y, चौड़ाई से कितना अधिक है, अधिक है, 4 अधिक है। ये हो गया लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। एक समीकरण हो गया। अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। अर्ध परिमाप, परिमाप में 4 को जोड़ लेते हैं। अर्ध परिमाप मतलब हो गया एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप जो हो गया लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये कितना है, 36 है। बस यही बोला, अर्ध परिमाप क्या है, 36 है। देखिए 2 समीकरण हो गया। अब बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब इसको आपको हल करना है। तो चलिए इसको हल करके देख लेते, कितना आसान है। हमारे पास समीकरण है x = y+4 और x + y = 36। समीकरण आया है x = y+4, ये समीकरण नंबर 1 था। दूसरा समीकरण था x + y = 36। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हम 2 में रख लेते हैं। तो देखिए समीकरण को रख लेते हैं, x का मान कितना, y+4, तो x के जहां पे हम रख लेते हैं कितना, y+4 रख लिए, जहां x था इसके जहां y+4 रख लिए। ये सिर्फ समझाने के लिए हम चिन्ह दिए थे, ठीक ना। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, y है तो y रहने दीजिए, = 36। अब इसको देखिए, y+4 + y = 36। क्या y, 2y हो गया, तो 2y, अच्छा +4 है, उधर जा क्या होगा, इधर इसको भेज देंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो 36 - 4, तो क्या हो जाएगा, 2y का मान हो जाएगा 32। तो y का मान कितना हो जाएगा, देखिए गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग, 32/2, इसका मतलब कितना हो गया, 16। अब क्या कीजिए आप, हमारे पास y का मान आया है 16, आप इसमें रख लीजिए। इसलिए y = 16 कहाँ रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x = क्या हो गया, y 16 + 4, x का मान कितना हो जाएगा, 20। तो देखिए लंबाई माने थे x, लंबाई क्या हो गया, 20 हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, 16 हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या बनाया वो सही है कि नहीं। लंबाई जो हमारा आया था वो आया था 20, लंबाई कितना आया अभी 20, चौड़ाई कितना आया 16। अब देखिए क्वेश्चन में था क्या है, देखिए लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है कि नहीं, लंबाई 20, चौड़ाई कितना है 16, तो 16 से 4 अधिक है, अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो 20 और 16 कितना हो गया, 36। 36 है कि नहीं, बिल्कुल हमारे द्वारा बनाया गया जो उत्तर है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखिए,
उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब ये देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ग्राफ पे ही आपको करना होगा, ठीक ना। अब ग्राफ पे करने के बाद हम आपको इसमें कुछ हिंट कर देते हैं। ये आप क्वेश्चन घर पे कर लीजिएगा, ग्राफ का क्वेश्चन है। अब क्या है, जैसे एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, सबसे दोनों समीकरण को हल करेंगे। दोनों से हम दो दो बिंदु अपने मन से रख के हल देख लेंगे। पहला समीकरण से आप दो बिंदु निकालेंगे ए बी, दूसरा समीकरण से भी आप दो बिंदु निकालेंगे सी डी। दोनों ग्राफ पे रख के ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचेगा तो कुछ त्रिभुज आकार ऐसे आएगा, है ना। एक पक्का है, त्रिभुज ऐसी आकृति बनेगी आपकी। बस जो त्रिभुज ऐसी आकृति है उसका हर एक बिंदु जहां जहां कटा होगा, त्रिभुज जहां बना होगा, उनका निर्देशांक याद कर लेना है। और जो त्रिभुजकार है उसको क्या करना है, आपको छायांकित कर लेना है। बस इतना काम करना है, आप कोशिश करके देखिएगा। आगे देखते हैं, ये भी हम आपको SW दिए, आप घर में कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आगे बोलता एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा कि जैसे 2x + 3y - 8 = 0 है। बोलता है कि हमें ऐसा ही और एक ऐसा रैखिक समीकरण बनाना है ताकि अगर उसको हल करें तो कैसा हो जाए, दोनों का प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो। याद किए, प्रतिच्छेदित करनी रेखाएं का मतलब क्या हो गया, A1/A2 और B1/B2 का मान आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। यही था। A1 का मान क्या है 2, हम अपने मन से रख लेंगे 4। A1/A2 कितना हो गया, 2 गुना हो गया, 2 का 2 गुना 4। अब यहाँ 2 गुना नहीं रखना है, यहाँ अपने मन से देखो, 3 का 2 गुना 6, अपने मन से 8 रख लीजिए। अब देखिए हो गया ना, क्योंकि हमको बस यही देखना था कि A1 A2 B1 B2 आपस में बराबर ना हो, अपने मन से रखना है। तो A1 हम रख लिए, A2 को 4, तो 2 का 2 गुना कर लिए 4। हमको 3 का 2 गुना नहीं रखना था, इसके अलावा कुछ रखना था। तो 3 का 2 गुना 6 होता है। 6 को छोड़ के आप कुछ भी रख सकते थे, 1 2 3 4 5 7 8 कुछ भी रख लीजिए, तो पक्का है प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं ही होंगे। तो पहला है। इसमें आंसर भिन्न भिन्न हो सकता है। अगर कोई बच्चा बोले 4x के जगह से 4x रहने दे, इसके जगह से हम 6 क्या लिख दें 10y - 8 = 0, तो भी सही है ना। इसलिए इसका आंसर भिन्न हो सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में बोला गया है समांतर रेखाएं होनी चाहिए। याद कीजिए समांतर रेखाएं का क्या होता है, समांतर रेखा का याद कीजिए, A1 A2 बराबर होना चाहिए B1 B2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1 C2 के। ये चलिए देखिए, अब A1 का हम 2 गुना कर लेते हैं या 3 गुना कर लिए। चलिए 2 का हम 2 गुना कर लेते हैं, 4x हो गया ना, बराबर है। तो 3 का 2 गुना कर लिए तो 6y हो गया। लेकिन ये 2 गुना अब नहीं होना चाहिए। 8 का 2 गुना 16, 16 नहीं कीजिए, यहाँ पे 10 रख लीजिए। को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2x रहने दीजिए, 3y रहने दीजिए। अब इसको बदल लीजिए, -8 के जगह -7 रख लीजिए, हो सकता है। बस ये नियम आपको मानना पड़ेगा। इस नियम पे आप बनाइए तो ये कैसा हो गया, समांतर हो गया। अब बात करें तीसरा। तीसरा क्या है, संपाती होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संपाती। चलिए संपाती हम लोग कर लेते हैं। यहाँ क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। संपाती, संपात का मतलब एक के ऊपर एक आना चाहिए। इसमें क्या नियम था, याद किया, A1 A2 हो, B1 B2 हो और C1 C2 हो, सब का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। चलिए 2 का हम 2 गुना कर लेते हैं, 4x, 3 का 2 गुना 6y, 8 का 2 गुना 16, है ना।
ये 2 का दोगुना 4x, 3 का दोगुना 6x, y हो गया 8 का दोगुना 16। अब क्या देखिए तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात क्या है, बराबर है ना, बराबर है, तो ये कैसा हो गया, संपाती हो गया। अब अगला जो है वो है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में हम क्या करेंगे, जैसे कोई एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्या करना है इस मेथड्स में, इससे या तो x या y किसी एक का मान निकाल लेंगे, किसी एक का मान निकाल करके इसमें हम रख देंगे वैल्यू। सब्स्टिट्यूट को हम लोग जनरली बोलते हैं वैल्यू पुट, याद रखिए, सब्स्टिट्यूट मतलब वैल्यू पुट, मतलब एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना है, बस इतना ही विधि है। इसमें एक दो क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं फटाफट। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि यहां से क्वेश्चन है। अब देखिए, बोलता आफ्ताब एक है अपनी पुत्री से कहता है, मतलब इसमें दो है, एक तो आफ्ताब है, एक दूसरा आफ्ताब की क्या है, पुत्री है, ये दो है। मान लेंगे आफ्ताब जी का उम्र x है, उसकी पुत्री का उम्र कितना है, y है। बोलता है ये कहते हैं 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र कितना होगा, आफ्ताब का उम्र जो होगा x माइनस 7 पहले है, मतलब कम होगा। अब जैसे मान लीजिए अभी किसी का उम्र 10 साल है, तो 7 साल पहले कितना होगा, 3, ठीक ना। अब बोले 3 साल बाद कितना होगा, तो ज्यादा होगा, तो मतलब पूर्व में घटाना है और बाद में जोड़ना है। तो 7 साल पहले जो होगा आफ्ताब का उम्र जो होंगे x माइनस 7 होगा, और उनकी पुत्री जो है, उनकी पुत्री हम यहाँ पे लिखते हैं डॉटर डी, उसका उम्र कितना होगा, अभी y है तो 7 साल पहले कितना होगा, y माइनस 7, ठीक। अब बोलते हैं, ये कहते हैं आफ्ताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे, आफ्ताब जो हैं, अब यहां देखिए प्रश्नानुसार की बात करेंगे। प्रश्नानुसार क्या है, 7 साल पहले जो आफ्ताब है, ये आफ्ताब है, ये आफ्ताब जो है कितना है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब अपनी बेटी से, बेटी का जो उम्र था 7 साल पहले, इससे कै गुना के थे, 7 गुना का। तो ये इसका एक समीकरण हुआ, ये समीकरण नंबर 1। आप इसको आगे हल भी कर सकते हैं, जैसे हल करने का आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 y माइनस 7, मतलब क्या हो गया, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y और माइनस 7 गुना 7 49। इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 7y माइनस 49, और माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, x इक्वल्स हो गया 7y। अब यहाँ देखिए 49 और प्लस 7, ये माइनस में, और यहाँ पे हो गया, घटाइए इसको, तो माइनस का हो गया 42, 42 7 होता 49। तो एक समीकरण तो ये आया है ना। अब चलिए, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अभी जो है आफ्ताब हैं x के, x प्लस 3 हो जाएगा, इनकी पुत्री का उम्र y है, तो ये भी हो जाएगी 3 साल बाद y प्लस 3 की, है ना। अब क्वेश्चन है, बोलता है अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कितना गुनी आयु का, 3 गुना आयु का। अब यहां देखिए कितना आसान है, मात्र ये 3 गुना। आफ्ताब कहते हैं अब से 3 साल बाद मैं तुमसे, अपनी पुत्री से कहते हैं उससे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसका यहाँ देखिए तो क्या होगा, x प्लस 3 कितना हो गया, 3y, और 3 दिया कितना हो गया 9, x इक्वल टू कितना हो गया 3y प्लस 9, प्लस दूसरा क्या हो गया माइनस
x का मान कितना हो गया 3y प्लस का 6। अब देखिए एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। हमने क्या कहा, किसी एक का मान दूसरे में आपको रख लेना है, रख लीजिए क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ देखिए हम x का मान समीकरण 1 से निकाल करके हम 2 में रख लेते हैं। x का मान क्या है, क्वेश्चन में वही बोला है ना, क्या और कोई बोला है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन में था कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये हो गया, दोनों व्यक्त हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। चलिए समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर चलिए, तो x का मान कितना है 7, x का मान जो है यहाँ क्या है 7y माइनस 42। तो क्या हो गया 7y माइनस 42, 7y माइनस 42, ठीक बराबर। देखिए x का मान तो यहाँ पे हम लोग रख दिए x का मान, और y का मान कितना है 3y प्लस, इधर वाला जो है राइट साइड 3y प्लस 6, यहाँ रख लेते हैं 3y प्लस 6। तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 6, इसको हल कर लेते हैं। तो कितना हो गया 7y माइनस 42 इक्वल टू 3y प्लस 6, 7y इक्वल टू 3y प्लस 6 प्लस का 42, 7y इक्वल टू 3 6 प्लस 48, क्या गया 7y। अब देखिए प्लस से सराक होगा माइनस का 3y इक्वल टू 48। अब देखिए 7 में से 3 चला गया, क्या हो गया 4y इक्वल टू 48, गुना उसका डायरेक्ट जाके क्या होगा भाग होगा 48/4। देखिए ये गुना में था, इधर आके भाग हो गया, तो क्या हो गया 12 राशि में कट जाएगा 12। तो y का मान कितना हो गया 12। अब y का मान 12 हो गया। अब क्या करना है हमें, इस y का मान आप दोनों में से कोई समीकरण में रख लीजिए। चलिए हम 2 समीकरण में ही रख लेंगे, लिख लेते हैं y इक्वल टू 12 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा 3y प्लस 6, क्या था समीकरण x इक्वल टू 3y प्लस 6। अब y के जगह हमको क्या रखना है, y के जगह 12 रखना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 12 प्लस 6, x का मान कितना हो गया 36 प्लस 6, तो 36 6 x का मान कितना हो गया 42। मतलब अतः आफ्ताब का जो उम्र है, आफ्ताब का उनका उम्र कितना है 42, और आफ्ताब की जो पुत्री का जो उम्र है वो कितना है y 12। अब देखिए क्या 7 साल पहले हम चेक कर लेते हैं, उत्तर हम जांच करें, हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। आपको एग्जाम में अगर डाउट हो तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आफ्ताब का अभी जो उम्र है वो है 42, आफ्ताब का उम्र है 42, उनकी जो डॉटर हैं बेटी हैं उनका उम्र है 12। ठीक। आफ्ताब क्या कहते हैं 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा याद किए तो 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र हो जाएगा 42 में 7 घटा लीजिए 35, उनकी बेटी का जो उम्र हो जाएगा 5, देखिए 7 गुना है ना, बोलते हैं 3 वर्ष बाद, बाद में 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र क्या होगा 42 में 3 जोड़ेंगे 3 वर्ष बाद इनका उम्र बढ़ जाएगा तो कितना होगा 45, और उनकी बेटी का उम्र कितना होगा 12 में 3 जोड़िए तो क्या होगा 15। अब कितना हो गया मात्र 3 गुना आयु के है ना, 3 गुना ही रह जाएंगे। तो यही था क्वेश्चन में। आप इस तरह से क्वेश्चन बनाने के बाद भी आप सभी मान को रख करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया जो उत्तर है वो सही है या गलत है।
अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमसे अवश्य पूछ लेंगे। अगर आपको वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा देखेंगे उस टॉपिक को। अगर फिर ना समझ आए तो आप हमसे बिल्कुल बेहिचक पूछ लिया कीजिए करेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य 9 है। मान लेंगे पेंसिल और रबर। तब पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं x और रबर का मूल्य मान लेते हैं y। एक दुकान है, उसमें 2 पेंसिल तो 2x और 3 रबर मतलब 3y। इसका मूल्य कितना हो गया? 9। पेंसिल देखिए, पेंसिल को x माने तो क्या पेंसिल था? 2 पेंसिल तो 2x। रबर को r मान रहे हैं तो क्या रबर है? 3 रबर है तो 3y इक्वल 9। आप ऐसे ही बना सकते हैं एग्जाम में। अगर आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे रख लीजिएगा। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन तो आता ही है। हम क्या किए, पेंसिल को x मान लिए, x। हमने पेंसिल को क्या माने? x, तो x को क्या मान लिए? y। देखिए 2x और 3y, उसका मूल्य कितना है? 9। यही है। दूसरा में क्या है? पेंसिल को x, तो दूसरा में क्या हो गया? 4x और रबर में y मान लीजिए तो क्या हो गया? 6y। तो क्या हो गया? 6y। दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया? 18। देखिए, मतलब प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात करना। अब देखिए, चलिए अगर इसको आप हल करने बैठेंगे, यहाँ देखिए 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, 9 का 2 गुना 18। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? यहाँ ध्यान दीजिए। तो 2 का 2 गुना कितना हो गया? 4, 3 का 2 गुना 6, 9 का 2 गुना 18। सब में 2 गुना ही है। 2 गुना है मतलब एक के ऊपर एक, मतलब अनेक हल। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे हल। आप का जो कोई भी हल इसमें काम करेगा, बहुत सारे इसके हल होंगे, ठीक ना? यहाँ पे है समीकरण में 2x, इससे इसको लिख लीजिए 9, अब प्लस दे जाके होगा माइनस का 3y। यहाँ होगा x का मान होगा 9 माइनस 3y। ये गुना जो है सदा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रख लीजिए समीकरण नंबर 2 में, ठीक ना? समीकरण 2 में हम रख के देख लेते हैं। समीकरण 2 कितना है? 4x माइनस प्लस 6y इक्वल टू 18, प्लस 6y इक्वल टू 18। यही है। हाँ, अब x का जहां रख लेते हैं। x का जहां है 9 माइनस 3y बटे, देखिए यहाँ पे 9 माइनस 3y बटे 2, 9 माइनस 3y बटे 2। इधर से क्या होगा? प्लस का 6y इक्वल टू 18। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2 से कट गया, 2 दफे में 2 गुना 9 18 माइनस 3 दुना 6y प्लस 6y इक्वल टू कितना हो गया? 18। अब यहाँ पे देखिए आपको एक अजूबा दिखाई दिया। यहाँ देखिए कट गया, क्या हो गया? 18 बराबर 18। क्या इसमें कोई निश्चित y का मान आया? क्या y बचा? नहीं। निश्चित y का मान आया? नहीं। निश्चित y का मान नहीं आया तो क्या निश्चित कोई x का मान आएगा? नहीं। जब निश्चित y का ही मान नहीं आया तो हम कैसे किसी समीकरण में रख के x का मान निकालेंगे? जो संभव है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसमें जब कोई निश्चित y का मान नहीं है तो मतलब y के किसी भी मान के लिए y के कोई भी मान ले लेंगे आप तो x का मान भी कुछ आएगा, है ना? कोई एक निश्चित मान नहीं है इसका, अद्वितीय हल नहीं है। कहने का मतलब ये इसमें अद्वितीय हल नहीं है, मतलब बहुत सारे हल हो सकते हैं, ठीक ना? इसलिए इस क्वेश्चन में जो पेंसिल का मूल्य निकालना है वो अनेक होगा। पेंसिल का मूल्य अलग अलग हो सकता है, अनेक हल हो सकता है इसका। और उसी तरह से रबर का मूल्य भी क्या होगा? अनेक हल हो सकता है इसका, ठीक ना? तो क्या होगा? एक्चुअली पेंसिल का मूल्य हो सकता है, बहुत अलग अलग मान हो सकता है। और रबर का भी मूल्य क्या होगा? अलग अलग मान होगा, क्योंकि एक्चुअली कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिला वाई का, ठीक ना? ये क्वेश्चन कुछ अटपटा था लेकिन अच्छा ही था। चलिए अब सेम क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है? हल करना है। चलिए
अब यहाँ देखिए दो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण से यहाँ मान निकालिए। पहला समीकरण इसको मान लीजिए, दूसरा इसको। दूसरा समीकरण से देखिए x इक्वल टू कितना होगा, 3 प्लस उधर जा क्या होगा, माइनस का 2y होगा। अब क्या कीजिए, इस x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। तो लिखेंगे x इक्वल टू 3 माइनस 2y समीकरण 1 में रखने पे 7x के जहाँ क्या लिख लीजिए, 3 माइनस 2y रख लीजिए ना। देखिए x के जहाँ यहाँ पे हम रख लीजिए इतना। फिर क्या है आगे 15y, तो चलिए 15y इक्वल टू कितना हो गया, 2। गुना कीजिए, 21 माइनस 7 गुना 14y माइनस 15y इक्वल टू कितना हो गया, 2। 21 माइनस 15 14 कितना हो गया, 29y इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए, अब क्या होगा, अब ये 21 उधर जाके ये देखिए प्लस में, इधर जाके क्या होगा माइनस में, माइनस 29y इक्वल टू 2/2 माइनस का 21, तो माइनस 29y इक्वल टू अब हो गया माइनस का 19। अब देखिए y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 19 बटे माइनस का 29, तो ये कट गया, क्या हो गया 19/29। अब क्या कीजिए, x का मान निकालना है, इस समीकरण में रख लीजिए। तो लिख लेंगे यहाँ पे y इक्वल टू 19/29, ही था ना, 19/29 समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या था, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y के जगह कितना हो गया, 19/29। x का मान कितना हो गया, 3 माइनस 19 दूना 28/29। x का मान कितना हो गया, एलसीएम ले लीजिए 29, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 29 गुना 3 87 माइनस 28, चलिए घटा लीजिए, तो कितना हो गया 28 और 9 37 और 50 57, तो क्या होगा 59/29। ये इसका क्या होगा, हल होगा। क्वेश्चन आसानी है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है इसमें, बोलता है 2 रेल पटरियां जो जिसका समीकरण दिया गया है, एक कितना है, द्वारा निरूपित की गई, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी। चेक करना है क्या एक दूसरे को रेल पटरियां काटेगी या नहीं काटेगी। पहला क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। पहले तो यही पूछा है क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी, हाँ या ना में। तो हम क्या करेंगे, पहले a1 a2 का मान निकालेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो एक a1 और a2 का मान निकालिए, कितना 1/2। अब b1 b2 को मान निकालिए, तो क्या होगा 2/4, इसका मतलब कितना हो गया 1/2। अब c1 c2 देखिए, c1 c2 को देखिए, माइनस 4/12 कटाइए, कितना हो गया माइनस 4 का 4 4 12। अगर इसमें देखेंगे तो आपको क्या मिला, यहाँ से a1 a2 बराबर है b1 b2 के और c1 c2 के, जबकि बराबर नहीं है। अच्छा ये हो गया, तो क्या होगा बताओ, अगर ऐसा होता है तो समांतर हो गया। कैसा हो गया, समांतर हो गया। समांतर होगा तो बताओ रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगा, नहीं काटेगा, ठीक ना। तो आपको ऐसे निकालना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको चेक करना है, आपको हल नहीं करना। आप हल करने के चक्कर में रहोगे तो नहीं हल होगा। आप उसको निकालिए, जब भी पूछेगा हल है कि नहीं है, ऐसे आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना है। मान निकालने के बाद देखना है क्या वो संगत है या असंगत है, ठीक ना। संगत है तो हल होगा, असंगत है तो हल नहीं होगा। यहाँ देखिए, हम देखें
तो A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब एक के ऊपर एक क्या है, नहीं है, ये क्या है, समांतर है। कैसा है, समांतर है। समांतर है मतलब असंगत है, असंगत है तो क्या होगा, हल नहीं होगा। इसका मतलब एक पटरी दूसरे पट्टी को नहीं काटेगा, उसने ही था। आगे अब है कुछ क्वेश्चन जो आप खुद भी कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, जैसे आपको बताया गया उस तरह से आप इसको अभी हल कर सकते हैं। जो आसान आसान क्वेश्चन है वो आपके लिए हम छोड़ के रख देते हैं, जो कुछ हार्ड क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं इसमें से। जैसे ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, आसान है। ये भी आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, ये आसान है। अब बात है कि हम ये 5 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, और हम 4 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, और एक हम 6 नंबर, 5 4 5 6 हम बता देते हैं। तो 4 पहले ही बता लेते हैं, चलिए। चार नंबर क्वेश्चन, जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस 0.3y, 0.2x 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x 5y 2.3, 2.3 0.4x 0.5y, है ना। अब यह बोलता है कि हल करने के लिए कुछ नहीं है, देखिए कि प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। चलिए हल करना है, मतलब हल होगा तभी तो बोला है हल करने के लिए। चलिए हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को। समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। आप पहला समीकरण को हल कर लीजिए। तो पहला में क्या है, समीकरण 1 में 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू है 1.3। अब x को रहने दीजिए, y को उधर भेज लीजिए, इसको इधर भेज लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.2x इक्वल्स टू 1.3, अब प्लस इसे लाके होगा माइनस। अब देखिए ये गुना में है, इसे लाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या होगा 1.3 माइनस 0.3y बटे हो जाएगा 0.2। ये चलिए अब समीकरण नंबर हम 2 देख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 में है 0.4 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब क्या करें, हम x का मान रख लेते हैं। x का मान यहाँ पे x है, तो 0.4 x के जगह रख लीजिए 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, फिर क्या है प्लस में 0.5y इक्वल्स टू 2.3। आप यहाँ पे डबल एरो का चिन्ह दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग। देखिए ये कट जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए 0.2 से ये काट दीजिए, कितना दफा में कट जाएगा, 2 दफा में कट जाएगा ये, ठीक ना। अब 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 1.3 तो हो गया 13 दूना 26, 2.6 कितना हो जाएगा 2.6। फिर यहाँ गुना करेंगे 2 से तो 0.6 माइनस हो जाएगा 0.6 प्लस 0.5y प्लस 0.5
y, यहाँ भी y होता, इक्वल्स टू 2.3, इक्वल्स टू 2.3। अब यहाँ देखिए, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा, तो क्या हो गया 2.6, दोनों को घटा लीजिए, इसको हल कर लेते हैं हम लोग, इसको हल कर लेते हैं। हल करने पे होगा माइनस का 0.1 y इक्वल्स टू 2.3। अब देखिए प्लस सारे क्या होगा, माइनस, क्या हो गया, माइनस 0.1 y इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 0.1 y इक्वल्स टू, घटाइए तो क्या होगा माइनस का। देखिए बहुत बच्चे को घटाने में दिक्कत होता है, आप ऐसे घटाइए। देखिए दशमलव के सामने आप दशमलव को लिखिए, दशमलव के बाद वाले को बाद में, पहले को पहले में। तो क्या होगा, आप घटाएंगे तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमेशा बड़ा में से छोटा घटा लेते हैं। तो 6 में से 3 या तो 3, 2 में से 2 या तो 0। अब बड़ा में से, तो बड़ा का चिन्ह क्या था, माइनस, तो इसका भी चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो क्या होगा, माइनस का 0.3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, गुना में आ जाएगा, इधर भाग, ये गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में। माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट भी खत्म हो जाएगा 3 दफा में। तो y का मान कितना हो गया, 3। y का मान कितना हो गया, 3। हम क्या कहते हैं, अब y का मान हम रख लेते हैं x में। क्या होगा, y इक्वल्स टू 3, समीकरण 3 में रखने पर। अब 3 में हम रख लिए हैं, इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब क्या है, x इक्वल्स टू 1.3, 0.3, x इक्वल्स टू 1.3, 0.3 y बटे 0.2, 0.2। अब क्या रखना है, y का जहाँ 3 रख लेना है। चलिए रखते हैं फटाफट 3, x क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3, और y के जहाँ कितना रख लेंगे 3। चलिए बटे नीचे में हो गया 0.2, x का मान कितना होगा 1.3, और गुना कर लेंगे तो क्या होगा 0.9 बटे 0.2। चलिए इसको घटाइए, तो x का मान कितना हो गया, 13 में से 9 गया तो 1.3 में से 9 गया तो 0.4। 1.3 में से 0.9 घटाना है, वही घटाइए 1.3 और क्या है 0.9। ठीक ना, पॉइंट को पॉइंट के सामने ही लिखना है। 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 तो जाएगा नहीं, कॉमन ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। तो 13 में 9 गया तो 4, यहाँ पैसा लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0, कितना हो गया 0.4, और नीचे कितना है 0.2। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद भी एक अंक, यहाँ दशमलव के बाद भी एक अंक, तो इसलिए कट गया। अब कटाइए, 2 से पढ़ा में 2 दफा में, x का मान कितना हो गया 2। अर्थात इसमें जो आया, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 2, और y इक्वल टू कितना हो गया 3। इस तरह से आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं जब भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहे तो। अब एक क्वेश्चन है, √2x प्लस 3y। चलिए इसके लिए भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, और फिर क्या है 3 माइनस 8 0, 3 माइनस 8 जी। चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। वही बात करना, हम सभी क्वेश्चन को हल करने का एक ही विधि है। इसमें जब आप प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो वही करना है आपको, एक का मान निकाल के दूसरे में पुट कर लेना है। चलिए पहला समीकरण में देखते हैं क्या है, √2x प्लस √3y क्या था 0, इसलिए क्या हो जाएगा √2x इक्वल टू क्या होगा, अब देखो प्लस से हटा क्या होगा माइनस का √3y, x का मान कितना हो गया माइनस का √3y बटे रूट का 2। अब कीजिए आप समीकरण 2 में रखिए, √3 है
अच्छा x के जगह इतना मान रख लीजिए, x के जगह कितना होगा -√3 बटे √2 y -√8 y इक्वल टू 0। चलिए इसको हल कर लेते हैं। √3 गुना √3 तो कितना हो गया 3, माइनस का भी हो गया y बटे √2 माइनस √8 बटे y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए, √2 हो जाएगा तो क्या हो गया माइनस का 3y, √8 गुना √2 तो रूट का 16 हो गया ना, रूट का 16 y इक्वल टू 0। देखिए भाग जाके क्या होगा गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y माइनस का √16 का मान कितना हो गया 4y इक्वल टू 0 गुना रूट का 2। इसका मतलब क्या होगा -3y 4y तो माइनस का 7y। 0 से किसी चीज को गुना करेंगे तो क्या होगा 0, तो y का मान कितना हो गया 0 बटे -7, 0 बटे -7, 0 बटे -7 कितना हो गया 0, तो y का मान कितना हो गया 0, तो y का मान कितना हो गया 0। अब क्या कर रहे हैं उस y को, y का मान है इसमें आप रख लीजिए, उस y का मान यहाँ रख लेते हैं हम लोग, इस y का मान इसमें, x का मान क्या है √3 √2 y, चूंकि x इक्वल टू है √3 √2 y, वो भी माइनस में। अब y का मान 0 रख लीजिए तो क्या हो जाएगा, अब y का मान 0 तो y के जगह 0 रखिए। देखिए किसी भी चीज को अगर आप 0 से गुना करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 ही, मतलब ये जो समीकरण था इसमें हल हो गया, x का मान आया 0, y का मान कितना आ गया वो भी 0। अगर आप देखेंगे तो हर एक स्टेप में वही काम किए हम, पिछले वाला क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन में भी। हम पहला समीकरण से निकाल लेते हैं किसी का मान, जैसे x का मान निकाल के हम दूसरे समीकरण में रख लिए, हल किए तो आपको एक न एक का मान आ जाएगा, ठीक ना। जैसे पहले में x लेके रखें तो दूसरे में y का मान आएगा, अगर पहले से y लेके रखेंगे तो दूसरे से x का मान आएगा। अब जो मान आएगा उसको समीकरण में रख लीजिए किसी भी समीकरण में।